ओके फ्रेंड्स, तो इस क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। अभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें व जलप्रपात देख लेते हैं। प्रतापगढ़ में बेती झील है, नैया झील है, अजगरा झील है। सीतापुर में सीताकुंड है, चक्रकुंड है। लखनऊ में करेला झील है। मिर्ज़ापुर में जिरगो जलाशय है, टोडादरी है, सिरसी जलाशय है। लीलोर झील जो है वो बरेली में है। सुल्तानपुर में लोधी ताल है, राजा का बांध है, भोजपुर ताल है। झांसी में लक्ष्मी ताल है, बरुआ सागर है। शाहजहाँपुर में बड़ा ताल है, मुजफ्फरनगर में शुक्र ताल है, गोरखपुर में रामगढ़ ताल है, चिलुआ झील है। कन्नौज में देवरिया ताल है। कानपुर में बलहापारा झील है, मोती झील है। अयोध्या में दखन झील है। बहराइच में चित्तौरा झील है, प्रयाग झील है। महोबा में मदन सागर झील है, बेला सागर झील है, कीर्ति सागर झील है, रहेला सागर है। मथुरा में राधा कुंड है, श्याम कुंड है, नौ झील है, कुसुम कुंड है, कोकिला कुंड है। रामपुर में गौर झील है। हरदोई में दहर झील है। उन्नाव में नवाबगंज विहार है, कुंद्रा समुद्र झील है। ठीक है। चंदौली में देवदरी जलप्रपात है, राजदरी जलप्रपात है। फतेहपुर में मोराटा ताल है। फैजाबाद में दक्कन झील है। इटावा में सरसई झील है, भाखा झील है। आगरा में सूर सरोवर है जो मानव निर्मित है। कीटम झील भी आगरा में है। अलवारा पक्षी जो ताल है वो कौशाम्बी में है। आंधी ताल बनारस में है। ठीक है। रामपुर में गौर झील है। हरदोई में दहर झील है। उन्नाव में नवाबगंज विहार है और कुंद्रा समुद्र झील है। ठीक है। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर देख लेते हैं। गंगा जो नदी है, ठीक है, उसमें देखो शेरपुर जो है बलिया में है। श्रृंगवेरपुर जो प्रयागराज में है। कानपुर, बनारस, उन्नाव, कालाकांकर प्रतापगढ़ में। फर्रुखाबाद, बिठूर, गढ़मुक्तेश्वर और बदायूं, ये सभी गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए प्रमुख शहर हैं। अभी यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए प्रमुख शहर देख लेते हैं। सहारनपुर है, हमीरपुर है, आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है, इटावा है, कालपी है, बागपत है। गोमती के किनारे प्रमुख शहर देख लेते हैं। लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है, शाहजहाँपुर है, लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है। रामगंगा के किनारे देख लेते हैं। बिजनौर है, कन्नौज है, मुरादाबाद है, बरेली है। हिंडन के किनारे जो प्रमुख शहर हैं वो देख लेते हैं। मेरठ है, गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, सहारनपुर है। राप्ती के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? गोरखपुर है, बस्ती है और गोंडा है। सरयू के किनारे कौन कौन से हैं? बहराइच है, अयोध्या है, गोला है और बड़हलगंज है। सोन नदी के किनारे सोनभद्र है। सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ है। केन नदी के किनारे बांदा है। बेतवा नदी के किनारे हमीरपुर है। उत्तर प्रदेश में परिवहन और संचार देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में किस तरह का परिवहन है देखते हैं। रेल परिवहन है, मेट्रो रेल परिवहन भी है, साथ में रेल परिवहन के साथ में जल परिवहन है, वायु परिवहन है, सड़क परिवहन है, रोपवे परिवहन है, पाइपलाइन परिवहन है। ठीक है। अभी रेल परिवहन के बारे में अगर बात करें तो रेल पथ नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 2024 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 9,500 किलोमीटर है। यह देश की कुल रेल मार्ग लंबाई का 13% है। यूपी में पहली बार जो ट्रेन है वो मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चली थी। भारत में सर्वप्रथम जो रेल परिवहन है वो 1844 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रेल का प्रस्ताव रखा गया था। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे सबसे पहली जो रेल लाइन थी वो थी बम्बई से थाने में। तो जो ट्रेन चली थी सबसे पहली 16 अप्रैल 1853 को चली थी बम्बई से थाने तक, जो 34.32 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग था। एशिया का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। एशिया का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड। ठीक है। भारत में रेल संचालन व नियंत्रण के लिए 18 रेलवे जोन बनाए गए हैं। इनमें से 4 रेलवे जोन की जो लाइन है वो यूपी से होकर गुजरती है, जबकि 2 रेलवे जोन के मुख्यालय यूपी में हैं। ठीक है। यूपी में कुल 9 रेल मंडल स्थापित हैं। ठीक है। अभी देख लेते हैं नंबर 1, उत्तर रेलवे जो है उसका जो मुख्यालय है उत्तर रेलवे का दिल्ली में है, मुरादाबाद और लखनऊ में है। ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद, प्रयागराज, आगरा और झांसी में है। पूर्वोत्तर रेलवे
का गोरखपुर में है, लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर बरेली में है। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर। भारत की प्रथम वंदे भारत जो एक्सप्रेस है नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। भारत का विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली प्लेटफॉर्म है जो 1507 मीटर लंबा है, 1.5 किलोमीटर के आसपास। और सेकंड जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है भारत का वो है 1366 वाला गोरखपुर में। भारत का वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये हुबली जो प्लेटफॉर्म है 1507 मीटर का। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर मेट्रो रेल की बात करें तो वर्तमान में 5 शहरों में मेट्रो संचालित है। लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हो गया। शेष में जो प्रस्तावित है वो देखो झांसी में है, आगरा में है, मेरठ में है, बनारस में है, गोरखपुर में है। आगरा में भी दोस्तों अभी मेट्रो जो रेल है वो उसका 1-2 जगह पर संचालन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ठीक है। उत्तर भारत में सर्वाधिक स्थानों पर मेट्रो सुविधा देने वाला जो राज्य है लखनऊ मेट्रो का शिलान्यास 27 सितंबर 2000। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक स्थानों पर मेट्रो सुविधा देने वाला राज्य है। ठीक है। लखनऊ मेट्रो का जो शिलान्यास है वो 27 सितंबर 2014 में किया गया, जबकि संचालन 2019 से चल रहा है। ठीक है। वायु परिवहन की अगर हम बात करें तो भारत की सर्वप्रथम वायु सेवा एक हवाई डाक सेवा थी जो कि 18 फरवरी 1911 में हुई, इलाहाबाद से नैनी के मध्य। यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य है। यूपी जो है वो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य है। उत्तर प्रदेश के जो हवाई अड्डे हैं वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे देख लेते हैं जो 5 हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमोसी लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर बनारस में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। जेवर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस पर काम चल रहा है। अन्य हवाई अड्डे देख लेते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जो है चकेरी में है, ये कानपुर में। BR अम्बेडकर मेरठ में है। गुरु गोरखनाथ जो हवाई अड्डा है वो गोरखपुर में है। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में है। हिंडन हवाई अड्डा गाज़ियाबाद में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आगरा में है। सरसावा हवाई अड्डा जो है वो सहारनपुर में है। रोपवे परिवहन की अगर हम बात करें तो इसे सार्वजनिक परिवहन के रूप में मान्यता देने वाला भारत तीसरा देश बना, जबकि अन्य 2 देश बोलीविया और मैक्सिको हैं। भारत में अगर बात करें तो यूपी के वाराणसी में 644 करोड़ रुपए की वाराणसी कैंट से गडोलिया तक 3.85 किलोमीटर की रोपवे योजना बनाई जा रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80% का है और स्टेट गवर्नमेंट का 20% कंट्रीब्यूशन है 640 करोड़ रुपए में से। अभी देख लेते हैं जल परिवहन। यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी परिवहन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस परिवहन में वस्तु की कीमत नहीं बढ़ती। जल परिवहन को नियंत्रित करने और उसका विकास और रखरखाव के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ था, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। भारत में कुल 110 नेशनल वाटरवेज हैं, जिनमें से 11 राष्ट्रीय जलमार्ग यूपी से होकर गुजरते हैं। नेशनल वाटरवेज नंबर जो 1 है, नेशनल वाटरवेज 1 जो है वो गंगा नदी में है, जो इलाहाबाद से यूपी के इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। ये सबसे लंबा देश का नेशनल वाटरवेज है। ये गंगा नदी, भागीरथी और हुगली से होके गुजरता है। ठीक है। नेशनल वाटरवेज जो 12 नंबर का है वो 80 नदी पे है यूपी में। नेशनल वाटरवेज नंबर 19 जो है वो बेतवा नदी पर है यूपी में। नेशनल वाटरवेज नंबर 42 जो है वो गोमती नदी पर है यूपी में। नेशनल वाटरवेज 103 जो है वो टॉन्स यूपी में है। नेशनल वाटरवेज नंबर 108 वरुणा नदी में है, वरुणा नदी में बना हुआ है यूपी की। अच्छा, MV विलास गंगा जो है विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेके असम के डिब्रूगढ़ तक ये चलता है। MV विलास गंगा, मोटर व्हीकल विलास गंगा।
कुछ प्रमुख संस्थान देख लेते हैं। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। ठीक है। नेशनल पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग कॉलेज ये आगरा में है। राजीव गांधी जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है ये भी फुर्सतगंज रायबरेली में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली इलाहाबाद में है। अगर अभी कर लेते हैं सड़क परिवहन के बारे में बात। सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला जो है वो राज्य जो है महाराष्ट्र है। सबसे अधिक पक्की और लंबी सड़क महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक कच्ची सड़कों वाला जो राज्य है वो उड़ीसा है। सर्वाधिक सड़क कच्ची और पक्की दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उत्तर प्रदेश है। भारत में सड़क नेटवर्क की जो स्थिति है 64 लाख किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। भारत में जो सड़क का है 64 लाख किलोमीटर लंबा। भारत में यूपी का जो है वो प्रथम स्थान है। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क अमेरिका का है। भारत में सड़क नेटवर्क की स्थिति के बारे में और आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसमें 2% है। 64 लाख जो किलोमीटर लंबा नेटवर्क है उसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग 2% है। राज्य का जो राजमार्ग है वो 3% है। अन्य सड़कें जिला और गांव में जो गुजरती हैं वो 95% हैं, जिनमें से अगर हम बात करें 95% से ग्राम सड़क जो है वो 71% हैं और शहरी सड़क 24% हैं। 95 में से ग्राम सड़क 71% और शहरी सड़क 24% हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1955 की स्थापना और संचालन NHAI एक्ट 1956 में पास हुआ था। ठीक है। देख लेते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे। भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो NH-44 है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे नंबर 1 है। यूपी का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है वो NH-34 है जो 723 किलोमीटर लंबा है। यूपी का सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो 552 नंबर का है जो 4 किलोमीटर का है, झांसी के चिरगांव में है ओनली। एक्सप्रेसवे देख लेते हैं। यह उच्चतम श्रेणी वाली सड़कें होती हैं। इसमें सीमित स्थान वाला राजमार्ग होता है। प्रवेश और निकास जो रहता है वो सीमित स्थानों पर होता है। उत्तर प्रदेश जो है वो सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। अब एक्सप्रेसवे देखो कहाँ कहाँ पर यूपी में संचालित हैं। यमुना एक्सप्रेसवे है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है। ठीक है। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। अभी जो निर्माणाधीन हैं यूपी में वो कौन कौन से हैं एक्सप्रेसवे देख लेते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है जो 594 किलोमीटर लंबा है। यह मेरठ से लेके प्रयागराज तक फैला हुआ है गंगा एक्सप्रेसवे जो निर्माणाधीन है अभी। ठीक है। अभी देखो कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरता है ये गंगा एक्सप्रेसवे एक बार देख लेते हैं। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, प्रतापगढ़ और प्रयागराज ये ज़िलों से होकर गुजरता है गंगा एक्सप्रेसवे। और जो निर्माणाधीन है तीसरा नंबर देखो लखनऊ से कानपुर एक्सप्रेसवे, कानपुर गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ये सभी निर्माणाधीन हैं। ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का देख लेते हैं एक बार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया गया था। ठीक है। इस पर क्या है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसमें सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी भी आपातकालीन लैंडिंग के लिए बनाई गई है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। ये लखनऊ से गाजीपुर तक फैला हुआ है। यह यूपी के 9 ज़िलों से होकर गुजरता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 9 ज़िले कौन कौन से हैं। लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या है, अम्बेडकर नगर है, आजमगढ़ है, मऊ है और गाजीपुर है। अभी देख लेते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 जुलाई 2022 जालौन के पास स्थित कठेरी गांव से में किया गया था। चित्रकूट के भरतकूप से निकलता है, इटावा के कुदरेल गांव में, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, महोबा, औरैया और इटावा तक ये जाता है। चित्रकूट से इटावा तक है। ये चीज़ याद रखनी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। ठीक है।
अभी देख लेते हैं पाइपलाइन परिवहन जो है, इसका प्रयोग खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। ठीक है, इस जो पाइपलाइन परिवहन है उसका प्रयोग खनिज तेलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, प्राकृतिक गैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन परिवहन का उपयोग किया जाता है। यह जल और ज़मीन के भीतर लगाई जाती हैं पाइपलाइन जो है। देखो सबसे पहला देख लेते हैं हम, बरौनी से कानपुर तक पाइपलाइन, ये 1966 में बनी थी। बिहार की रिफाइनरी बरौनी से लेके लखनऊ होते हुए गौरिया और अमोसी, लखनऊ के गौरिया और अमोसी तक ये लाइन जाती है, बरौनी कानपुर जो पाइपलाइन है। मथुरा दिल्ली अम्बाला जालंधर पाइपलाइन 513 किलोमीटर लंबी है, मथुरा रिफाइनरी से निकलती है ये। हर्बल मार्ग परियोजना क्या है, देखो सड़कों के किनारे किनारे औषधि वाले पौधे लगाना ही हर्बल मार्ग परियोजना थी। प्लास्टिक मार्ग परियोजना क्या है, खराब प्लास्टिक से सड़क का निर्माण करना। एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना क्या है, ऐसे सम्मानित छात्र जिन्होंने 10वीं 12वीं स्नातक में रैंक हासिल की है उनके घर से लेकर विद्यालय तक पक्की सड़क बनवाने वाला जो योजना थी वो एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना थी। मेजर ध्यानचंद पथ योजना क्या है, ऐसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं उनके ग्राम की सड़कों को मुख्य सड़कों से पक्की सड़कों से जोड़ना ही मेजर ध्यानचंद पथ योजना है। जय हिंद वीर पथ योजना क्या है, उत्तर प्रदेश के ऐसे सैनिक या व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उनके घर से मुख्य सड़क तक पक्की सड़कों का निर्माण ही जय हिंद वीर पथ योजना है। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। उत्तर प्रदेश कृषि व पशुपालन की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या का 59.3% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। 29% इसमें कृषक हैं 59.3% में से, और 30.3% कृषि श्रमिक हैं। यूपी में कृषि योग्य जो भूमि है 186.14 लाख हेक्टेयर है, जो कि भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का 10.34% है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खेती गंगा यमुना के दोआब में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो खेती है गंगा और यमुना के दोआब में होती है। भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिनमें से 3 कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं, ऊपरी गंगा मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र और पठारी व पहाड़ी क्षेत्र। एक चीज़ नोट में देख लेते हैं हम, यूपी में कुल 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। यूपी में अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ जो है वो कृषि को माना जाता है। यूपी में देश के कुल खाद्यान्न का 21.8% प्रोड्यूस करता है यूपी। फलों का 10.8%, जो देश का कुल फलों का जो प्रोडक्शन है यूपी का, उसमें जो हिस्सेदारी है वो 10.8% की है। को देश के कुल सब्जियों के उत्पादन में अगर हम यूपी का योगदान देखें तो 15.4% है। यूपी के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देख लेते हैं हम। ये फसल सघनता जो है, फसल सघनता यूपी की जो है वो 162% है। देखो जो एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है यूपी के 9 हैं टोटल। ये सहारनपुर से लेके बहराइच वाला जो एरिया है इसको तराई बोलते हैं या आर्द्र वाला भाग है। बहराइच के बाद में जो आपका यहाँ तक महाराजगंज तक आ जाता है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन, और यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं वेस्टर्न प्लेन जो है वो मेरठ वाला जो पार्ट है, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर हो गया, हापुड़ हो गया, ये सब वेस्टर्न प्लेन में आते हैं। अभी इधर देख लेते हैं, वेस्टर्न प्लेन के बाद में सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन आता है। सेंट्रल वेस्टर्न प्लेन के बाद में ये सेंट्रल प्लेन है, और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन हमने देख लिया है। ये आपका ईस्टर्न प्लेन हो गया, इसको दियारी भूमि भी बोलते हैं। ये आपका जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला जो एरिया है ये शुष्क है। विंध्यन के नाम से एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इसका नाम। और ये देखो बुंदेलखंड वाला पार्ट है आपका, झांसी, जालौन, महोबा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर वाला जो एरिया है ये। इसमें जो सेंट्रल प्लेन है उसमें अरहर सबसे ज़्यादा होती है। बुंदेलखंड वाले एरिया में चने, मूंग और उड़द होती है। अब देख लेते हैं बुंदेलखंड से ऊपर वाला जो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज वाला जो एरिया है, इटावा वाला जो है वो साउथ वेस्टर्न सेमी एरिड प्लेन बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाजरा होता है। ठीक है,
यूपी की कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों में से 80% क्षेत्रफल पर खाद्यान्न फसलें होती हैं एवं 20% क्षेत्रफल पर अन्य फसलें होती हैं। खाद्यान्न फसलें कितने परसेंट पर होती हैं? 80% पर, और जो अन्य फसलें हैं वो 20% क्षेत्रफल पर होती हैं, जो भी कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनमें से। फसल चक्र की अगर बात करें, जो यूपी में प्रचलित है वो धान, गेहूँ और गन्ने का है। एक नोट देख लेते हैं हम। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से 6 कृषि क्षेत्रों में बेहतर जल सिंचाई व मृदा उर्वरता उपलब्ध है, जबकि 3 कृषि क्षेत्रों, 3 कौन कौन से? जो बुंदेलखंड वाला एरिया है बेसिकली, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और विंध्यन क्षेत्र जो है, इसमें सिंचाई और वर्षा का स्तर और मृदा की उर्वरता का जो स्तर है वो कम है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में क्या होता है? दलहन और तिलहन का उत्पादन होता है। इसी कारण से क्या होता है? इनमें दलहन और तिलहन का ही उत्पादन होता है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से 3 कृषि जलवायु प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का 2/3 चावल पैदा होता है। 2/3, 2/3 जो चावल है वो 9 में से जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उन्हीं में पैदा हो जाता है। कौन कौन से चावल सबसे ज़्यादा? मध्य मैदानी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में और उत्तर पूर्व मैदानी क्षेत्र में। ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुल मक्का का 30% मध्य मैदानी क्षेत्रों में होता है। ज्वार की अगर हम बात करें, सर्वाधिक मध्य मैदानी व बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। यूपी के कुल ज्वार का 80% जो ज्वार है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। यूपी में सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता वाला क्षेत्र पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जिसकी कृषि सघनता में यूपी में सबसे ज़्यादा है। वर्षा आधारित कृषि जो है बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रमुख विशेषता है। सर्वाधिक आर्द्र कृषि जलवायु क्षेत्र भाबर व तराई क्षेत्र है। सबसे अधिक शुष्क कृषि जलवायु क्षेत्र विंध्य क्षेत्र है। यूपी में सर्वाधिक उत्पादित दलहन जो फसल है वो चना, मूंग, उड़द है, बुंदेलखंड में जो होती है। सर्वाधिक जो बाजरा का उत्पादन है वो दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र में होता है। दियारा भूमि वह क्षेत्र है जो बाढ़ का शिकार होती है। यूपी में पूर्वी मैदानी क्षेत्र दियारा भूमि है। पूर्वी यूपी में फसल चक्र देख लेते हैं। 3 फसल चक्र हैं पूर्वी यूपी में। देखो, धान, गेहूं, सरसों वाला हो गया एक, दूसरा हो गया धान और मसूर वाला, तीसरा हो गया ज्वार, अरहर और गेहूं वाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम तो मक्का, आलू, गन्ना है या फिर मक्का, आलू, प्याज है। बुंदेलखंड में चना और कोदो चना ज़्यादा होता है। अफीम का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो बाराबांकी और गाजीपुर करता है। यूपी के एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है यूपी का वो गाजीपुर में है। ठीक है। प्रमुख फसलें एवं उत्पादक जिले देख लेते हैं। गेहूं जो है सबसे ज़्यादा हरदोई में होता है। चावल शाहजहांपुर में होता है। मक्का बहराइच में होता है। ज्वार बांदा में होती है। बाजरा आगरा में होता है। जौ एटा में होता है। चना झांसी में होता है। अरहर फतेहपुर में होता है। गन्ना मेरठ में होता है। मूंगफली मैनपुरी में होती है। अलसी महोबा में होता है। राई व सरसों आगरा और मथुरा में होती है। आलू फर्रुखाबाद में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उद्यान कृषि के बारे में अगर देखें हम तो उद्यानों का जो विकास करने के लिए ना उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1974 में की गई थी। फलपट्टी विकास योजना उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 2017 में शुरू की गई थी। इस फलपट्टी विकास योजना में कौन कौन से फल हैं? देखो, आम, अमरूद एवं आंवला के उत्पादन व क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए ये योजना लाई गई थी 15 जिलों में 2017 में। कौन कौन से? आम, अमरूद एवं आंवला। औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में 4 स्थानों पर स्थापित हैं। लखनऊ में ये आम के लिए, प्रयागराज में अमरूद के लिए, बस्ती, सहारनपुर और झांसी। बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था। इसे 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन में शामिल कर लिया गया। यूपी के 45 जिलों में प्रारंभ हुआ। वित्तीय सहभागिता जो है इसमें, जो बागवानी प्रोत्साहन देने के लिए जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है उसमें वित्तीय सहभागिता के बारे में अगर देखें तो केंद्र सरकार की जो सहभागिता है वो 60% है और राज्य की 40% है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के बारे में देख लेते हैं।
पहला है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। ये जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कानपुर वाला, ये 1893 AD में इसकी स्थापना हुई थी। एक कॉलेज के रूप में की गई थी। 1975 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ये जो है यह उत्तर प्रदेश के लगभग 30 जिलों में कृषि से संबंधित अनुसंधान, विकास योजना और पार्क का प्रबंधन करता है। दूसरा देख लेते हैं जो कृषि विश्वविद्यालय है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में है। ये आचार्य नरेंद्र देव के नाम से स्थापना 1974 में हुई थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में ये अनुसंधान से संबंधित चीज़ों का प्रबंधन करता है। तीसरा देख लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये उत्तराखंड के गठन के बाद भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में बना, इसलिए 20 अक्टूबर 2000 को मेरठ में इसकी स्थापना होती है। बरेली, मुरादाबाद और मंडल क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ये उत्तर प्रदेश का जो नंबर 5 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में जो बना था, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो झांसी में है। नंबर 6 देख लेते हैं सैम हिगिम्बाटन कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये प्रयागराज में है। कृषि के क्षेत्र में डिग्री देने वाला एशिया का प्रथम संस्थान है। ये राज्य डीम्ड यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा 2016 में दिया गया। एक नोट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना 1889 में हुई थी। फसलें और निर्यातक जिले देख लेते हैं एक बार, कौन सी फसल का निर्यात जो है कौन से ज़िले से होता है। ठीक है दोस्तों, आम का जो निर्यात है वो लखनऊ, बिजनौर, सहारनपुर, उन्नाव, संभल, अमरोहा, वाराणसी से होता है। लीची की बात करें तो ये मेरठ एवं सहारनपुर से होती है निर्यात। आंवला प्रतापगढ़ से होता है। माल्टा जो है वो मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर से होता है। अमरूद का जो निर्यात है सबसे ज़्यादा प्रयागराज, कौशाम्बी और बदायूं से होता है। काला नमक चावल का सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर से होता है। सब्जी का जो है वो लखनऊ और मिर्ज़ापुर से होता है। बासमती चावल की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, बरेली, बिजनौर और रामपुर से होती है सबसे ज़्यादा निर्यात। आलू की बात करें तो अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस और मेरठ से होते हैं। मेंथा तेल, पेपरमेंट की बात करें तो बाराबांकी और लखनऊ से होता है। आम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। आम फलों का राजा कहलाता है। यह भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक है। आम के पेड़ में द्विलिंगी व एकलिंगी नर पुष्प एक ही पेड़ पर पैदा होते हैं। आम विटामिन ए तथा सी के उत्तम स्रोत माने जाते हैं। प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिम जिलों में मुख्यतः लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबांकी, अयोध्या, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, सहारनपुर, हरदोई, वाराणसी आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। दशहरी, लंगड़ा, रटौल, चौसा, लखनऊ सफ़ेदा, मलियावादी सफ़ेदा, हुस्न आरा, गुलाब खास, सुरखा, मटियारी व सुरखा, झाक, डबाग आदि प्रदेश में उत्पादित आम की मुख्य प्रजातियां हैं। लखनऊ का मलियावादी जो है, दशहरी व बॉम्बे ग्रीन, सहारनपुर का सफ़ेदा व चौसा, मेरठ बागपत का रटौल तथा वाराणसी का लंगड़ा, रामखेड़ा आम प्रसिद्ध हैं। दशहरी आम का भी निर्यात किया जाता है। सिंधु ये आम की नई किस्म है। यह महाराष्ट्र द्वारा विकसित की गई थी। रत्ना और अल्फांसो हैं सिंधु की। इस किस्म के फल में गुठली नहीं होती है। रत्ना और अल्फांसो में, सिंधु वाला जो आम है उसमें इस फल में गुठली नहीं होती है। यह विश्व की एकमात्र बीज रहित आम की प्रजाति है सिंधु जो है। ठीक, विटामिन सी एवं कैरोटीन से समृद्ध स्रोत वाली आम की नवीन किस्में हैं पूसा श्रेष्ठ, पूसा प्रतिमा, पूसा लालिमा और पूसा पीताम्बरा। ये विटामिन सी और कैरोटीन की समृद्ध स्रोत वाली किस्में हैं। ठीक है,
नवीन किस्म है ये। पूसा लगा हो जिसमें पूसा श्रेष्ठ, पूसा प्रतिमा, पूसा लालिमा एवं पूसा पीताम्बरा। अमरूद देख लेते हैं। प्रदेश में मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली और अयोध्या जिलों में अमरूद पैदा होता है। सफ़ेदा, हाफजी, लखनऊ, करेला, इलाहाबाद सफ़ेदा, धोलका, लखनऊ आदि इसकी मुख्य किस्में हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, सरदार व ललित सुरखा निर्यातक प्रजातियां हैं। केला के बारे में अगर हम देखें तो बनारस, कौशाम्बी और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा होती है। केला महोत्सव जो है वो कहाँ लगता है, देखेंगे एक बार। प्रजाति जो है केला की वो मालभांग, चीनिया, चंपा, अल्फान, दूधसागर, अधेसर है। आंवला देख लेते हैं हम। यह विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है इसमें। यूपी के प्रतापगढ़ को आंवला नगरी भी बोलते हैं। यूपी व भारत में सर्वाधिक उगने वाली प्रजाति फ्रांसिस है। पपीता देख लेते हैं। पीला रंग इसका कैरेक्जेथीन के कारण होता है। विटामिन ए का स्रोत होता है पपीता। सहारनपुर, लखनऊ और कानपुर में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। नींबू की बात करें तो विटामिन सी का स्रोत है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। नींबू में जो है कैंकर रोग होता है। संतरा की बात करें तो विटामिन सी का स्रोत है, सहारनपुर में सबसे ज़्यादा होता है। संतरा सिर्फ और सहारनपुर से याद रख सकते हो। लीची सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में होती है। आलू उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक आलू उत्पादन होता है। आलू उत्पादक क्षेत्रों में फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, आगरा, मेरठ, बदायूं और इटावा हैं आदि जिलों में इसका प्रमुख स्थान है। प्रजाति अगर इसकी बात करें तो कुफरी लगा दो आगे। कुफरी ख्याति, कुफरी सूर्या, कुफरी पुष्पराज, कुफरी चंद्रमुखी, ये सभी आलू की प्रजातियां हैं। यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में है। गाजियाबाद के बलूगढ़ में आलू एवं अन्य शाक सब्जी अनुसंधान केंद्र है गाजियाबाद में। यूपी में आलू का निर्यात ताज ब्रांड के नाम से किया जाता है। आलू में हरापन जो रहता है बोते समय सूर्य का प्रकाश लगने के कारण हो जाता है। सोलेनम ब्यूयरसम वानस्पतिक नाम है इसका। यूपी में आलू निर्यातक केंद्र सबसे ज़्यादा आगरा में है। उत्तर प्रदेश में 3 कृषि निर्यातक केंद्र जो हैं वो लखनऊ, सहारनपुर और आगरा हैं। आलू के बारे में अगर बोलें तो ठीक है, लखनऊ, आगरा और सहारनपुर। हल्दी देख लेते हैं। कुरकुमा लौंगा, यह एक तना है। कुरकुमिन की वजह से इसका रंग पीला होता है। इसकी खेती बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा होती है। प्याज और लहसुन की बात करें तो इसका गंध का जो कारण है वो सल्फर है। काटने पर आंसू जो आते हैं वो किस लिए आते हैं, सल्फेनिक अम्ल की वजह से आते हैं। फर्रुखाबाद, इटावा और कन्नौज में सबसे ज़्यादा प्याज और लहसुन होता है यूपी के। अदरक की बात करें तो यह एक तना है। हरदोई में अदरक सबसे ज़्यादा होती है। जेट्रोफा की बात करें तो इसका रतन जोत इसका नाम है। बायोडीजल इससे प्राप्त होता है। जेट्रोफा से बायोडीजल प्राप्त होता है कि 4 साल बाद बीज का निर्माण होता है। जेट्रोफा क्लोनिंग परियोजना चालू हुई थी लखनऊ के बक्सी का तालाब। इसमें पुष्पोत्पादन की बात करें तो प्रदेश के वाराणसी, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि जिलों में पुष्पों की खेती की जाती है। वाराणसी विशेष रूप से गेंदे और गुलाब के फूलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक लखनऊ में है। कन्नौज में पुष्पों से इत्र बनाया जाता है। औषधि एवं सुगंधोत्पादन देख लेते हैं। एलोवेरा जो है जिसको धृत कुमारी भी बोलते हैं, ब्राह्मी हो गया, पेपरमिंट हो गया, मेथा हो गया, तुलसी हो गया, सफ़ेद मूसली हो गई, शतावरी हो गया, सर्पगंधा हो गया, शंखपुष्पी, नीम, अशोक, अर्जुन, बेल, कांच, कालमेस, अश्वगंधा, पामारोजा, लेमन ग्रास, जिरेनियम, सदाबहार, ईसबगोल, चेना आदि पौधों की खेती के लिए राज्य उद्यान विभाग द्वारा किसानों को अनेक तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। राज्य में लुप्त प्राय हो रही महत्वपूर्ण औषधीय फसलों के संरक्षण के लिए उनकी खेती बढ़ाने के लिए गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, झांसी, हरदोई, महाराजगंज, बलिया, गोंडा आदि 18 जिलों में हर्बल गार्डन योजना के तहत हर्बल गार्डनों की स्थापना की जा रही है। मेरठ तथा सहारनपुर मंडल में निजी स्तर पर एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी आदि की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।
सिबला जो मेंथा है वो पुदीना से मिलती जुलती वनस्पति है। इस पौधों के पत्तों में ऑयल निकाला जाता है जिससे कई औषधीय व उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। प्रदेश के बाराबांकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, एटा में इसकी खेती होती है। मेंथा जो ऑयल है वो शुद्धता की जांच के लिए कन्नौज में फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है। विश्व के कुल मेंथा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 85% है और भारत में मेंथा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। पान की बात कर लेते हैं दोस्तों। यह एक उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार बेल है। महोबा में सबसे ज़्यादा पान होता है, उसके बाद बांदा और ललितपुर में भी होता है। महोबा को पान का शहर भी बोलते हैं। पान प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया था इधर 1981 में। बांदा का बरई मानपुर क्षेत्र जो है वहाँ पे भी ये पान ज़्यादा होता है। ललितपुर का पाली क्षेत्र में होता है। इसकी प्रजाति देख लेते हैं पान की। कलकतिया है, आयुर्वेद बंगला है, देसावरी है, बनारसी है, रामटेक है, बंगला है, सार बंगला है, ये सभी पान की प्रजातियां हैं। उत्तर प्रदेश की जनगणना देख लेते हैं दोस्तों। अभी 2011 के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 5th स्थान है। अगर देशों के बारे में भी बात करें तो यूपी का 5वां स्थान आता है जनसंख्या के मामले में। जनसंख्या में प्रथम स्थान जो है अब भारत ही है, ठीक है। सबसे पहला देखो चीन का है। चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है अभी 2011 के हिसाब से देखें तो, लेकिन अभी जो नई जनगणना होने वाली है 2027 में उसके हिसाब से देखेंगे हम, भारत सुपरसीड कर चुका होगा चाइना को, ठीक है। तो 2011 के हिसाब से अगर देखें तो चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, उसके बाद भारत है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, फिर इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है अगर हम स्टेट की बात करें तो, ठीक है। जनसंख्या जो है वो यूपी की 19.98 करोड़ है, जो पूरे देश की जो जनसंख्या है उसका 16.51% है। 0 से 6 वर्ष की जो कुल जनसंख्या है वो 3.07 करोड़ है, जो 15% है। 19.98 करोड़ में से अगर मेल की बात करें तो 10.44 करोड़ हैं, जो 52.29% हैं। फीमेल की बात करें तो 9.53 करोड़ हैं, जो 47.71% हैं। ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 15.53 करोड़ है, 77.70%। शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो 4.44 करोड़ है या फिर 22.30% है। सर्वाधिक जो ग्रामीण आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। दशकीय वृद्धि अगर हम देखें 2001 से 2011 तक की, तो जो यूपी की जो दशकीय वृद्धि हुई है वो 3.36 करोड़ हुई है। औसत दशकीय वृद्धि की बात करें तो 20.23% है। 2001 से 2011 के मध्य और 1991 से 2000 के मध्य जो दशकीय वृद्धि रही थी, इसमें 2011 में गिरावट हुई है 5.63% की। अगर ये दशकीय वृद्धि के बारे में अगर हम देखें 2001 से 2011 के मध्य और 1991 से 2001 के मध्य जो दशकीय वृद्धि हुई है वो 2011 में उसकी गिरावट देखी गई है 5.63% की। 2001 से 2011 तक पुरुषों की जो है 19.31% है, महिलाएं जो हैं वो 21.23% हैं और इनका जो डिफरेंस है वो 1.92% है, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 18% दशकीय वृद्धि हुई है। शहरी जनसंख्या जो है वो 29% हुई है। जनसंख्या घनत्व की बात करें, घनत्व क्या होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, तो वो है यूपी का 829। यूपी का जो जनघनत्व की दृष्टि में चौथा स्थान है। 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या घनत्व में जो है वृद्धि हुई है 139 की यूपी में। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात होता है। 2011 में 912 थी, जो 26वां स्थान था यूपी का। शिशु लिंगानुपात जो है वो 902 था, जो 26वें स्थान पर था यूपी। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात की बात करें तो 907 है। अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो लिंगानुपात 951 में है यूपी का। 2001 की जनगणना में यह 916 था
अर्थात 2011 में 14 अंक की गिरावट हुई है। जो ये शिशु लिंगानुपात है 2001 की अगर बात करें जनगणना की तो 916 था, लेकिन शिशु लिंगानुपात जो 2011 में है वो 902 है। तो टोटल जो है वो गिरावट हुई है 14 अंकों की, ठीक है। शिशु लिंगानुपात में औसत साक्षरता दर 67.7% है, 67.7% है साक्षरता दर जो है यूपी की 2011 के हिसाब से। 2001 से 2011 के मध्य जो वृद्धि है साक्षरता दर की वो 11.34% रही है। पुरुष जो साक्षर हैं वो 77.30% साक्षर हैं। महिलाओं की बात करें तो 57.20% साक्षर हैं। 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता वृद्धि अगर देखें हम, पुरुष 9% बढ़े हैं, साक्षर हुए हैं, 10 की वृद्धि देखें तो, और महिलाएं 15% साक्षरता दर बढ़ी है उनकी। 2011 में 1 लाख से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले जो वैधानिक नगर हैं वो 64 हैं। 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले जो नगर हैं वो 7 हैं। 10 लाख प्लस से अधिक नगरीय आबादी वाले जो जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो 12 हैं। 19.98 करोड़ में देख लेते हैं दोस्तों, 4.13 करोड़ जो है वो अनुसूचित जाति है, 20.69% है। 11.34 जो लाख है वो अनुसूचित जनजाति है, जो 0.57% है। सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट वाले ज़िले हैं वो सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई है। न्यूनतम शेड्यूल कास्ट वाले जो ज़िले हैं बागपत, श्रावस्ती और जीटीबी नगर हैं। सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट वाले ज़िले हैं परसेंटेज में देखें तो कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई हैं। न्यूनतम शेड्यूल कास्ट वाले जो ज़िले हैं वो बागपत, बरेली और बलरामपुर हैं। सर्वाधिक जो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स वाली जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो सोनभद्र, बलिया और देवरिया हैं। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले ज़िले बागपत, कन्नौज और बदायूं हैं। सर्वाधिक एसटी परसेंटेज वाले जो ज़िले हैं वो सोनभद्र, ललितपुर और देवरिया हैं। न्यूनतम एसटी परसेंट वाले जो ज़िले हैं बागपत है, कन्नौज है और बदायूं है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, 1000 की गणना पर अगर हम देखें तो मृत्यु दर जो है वो 7.9% है, जन्म दर 27.8% है, शिशु मृत्यु दर 57 है, बालक मृत्यु दर 55 है और बालिका मृत्यु दर 59 है, और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 57 है। धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हिंदू जो है यूपी में 79.7% है, मुसलमान 19.3% हैं, सिख 0.2% हैं, बौद्ध 0.1% हैं, जैन 0.1% हैं। सर्वाधिक जो अल्पसंख्यक परसेंटेज वाला ज़िला है वो रामपुर है। यूपी के 19.98 करोड़ में से स्लम आबादी जो है वो 62.39 लाख है, जो 3% है कुल आबादी का। सर्वाधिक जो स्लम आबादी वाले जो नगर हैं वो मेरठ है, आगरा है, कानपुर नगर है और लखनऊ है। जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो प्रयागराज है, मुरादाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं वो महोबा और चित्रकूट हैं। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या जो है वो प्रयागराज में है, उसके बाद मुरादाबाद में है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी प्रयागराज में है, उसके बाद आजमगढ़ में है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक गाज़ियाबाद का है जो 3971 है, उसके बाद बनारस का है 2395 और न्यूनतम सबसे ललितपुर का है जो 242 है जनसंख्या घनत्व, उसके बाद सोनभद्र का है 270। साक्षरता दर की बात करें यूपी में तो सबसे अधिक जीटीबी नगर की है, फिर कानपुर नगर की है, न्यूनतम श्रावस्ती की है, फिर बहराइच की है। सर्वाधिक जो पुरुष की साक्षरता दर है वो जीटीबी नगर की है, फिर कानपुर नगर की है। न्यूनतम पुरुष की साक्षरता दर श्रावस्ती की, फिर उसके बाद बहराइच की। सर्वाधिक महिला साक्षरता जो दर है वो कानपुर नगर की है, उसके बाद लखनऊ की है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर की है। लिंगानुपात देख लेते हैं दोस्तों। सबसे अधिक जौनपुर में लिंगानुपात है 1024 है, उसके बाद आजमगढ़ और देवरिया में है। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो जीटीबी नगर है जिसमें 851 है, उसके बाद बागपत में, उसके बाद हमीरपुर में और बागपत में दोनों में 861 है जो लिंगानुपात है। सर्वाधिक ग्रामीण जो जनसंख्या है वो प्रयागराज में है
न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो है वो जीटीबी नगर में है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है वो गाज़ियाबाद में है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या जो है वो श्रावस्ती में है। दशकीय जो वृद्धि दर है वो देख लेते हैं हम एक बार। सबसे अधिक जो हुई है वो दशकीय वृद्धि जीटीबी नगर में हुई है, ठीक है। उसके बाद गाज़ियाबाद में हुई है। अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे न्यूनतम कानपुर नगर में, उसके बाद हमीरपुर में, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त कर दें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।